नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं LGBTQIA समुदाय के बारे में। साथ ही NHRC के बारे में भी बात करेंगे, जिसने इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये निर्देश क्या हैं, उन सभी बातों को समझेंगे। उससे पहले हम एक ज़रूरी सूचना देख लेते हैं। ये ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए लाभदायक है। दरअसल संस्कृति आईएएस की तरफ से बीपीएससी का कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में है। ये जो बैच शुरू किया जा रहा है 15 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या-क्या बातें शामिल है, उन बातों को देख लेते हैं, फिर हम फ़ी की बात करेंगे। तो कोर्स में आप लोगों को 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ दी जाएँगी। इस कोर्स की जो वैधता है वह 1 वर्ष की है, लेकिन आप सभी लोगों को असीमित बार देखने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ प्रतिदिन यहाँ पर 2 कक्षाएँ होंगी, नियमित क्लास टेस्ट भी होगा और प्रत्येक विषय और खंड का आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स भी दिया जाएगा, ताकि आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। बात आती है कि फ़ी कितनी है, तो फ़ी आपके सामने है। साथ ही अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ईएमआई की सुविधा भी दी गई है कि आप पार्शियली पेमेंट कर सकें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी चलती रहे और बर्डन भी ना आए। इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है जिस नंबर पर आप अपना डिटेल मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, तो हमारी तरफ से कॉल चली जाएगी और इससे संबंधित जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। साथ ही ये वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं sanskritIAS.com, वहाँ पर भी इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इन बातों को समझने के बाद अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यह किसमें खबरें प्रकाशित हुई हैं और इससे संबंधित क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो द प्रिंट में ये प्रकाशित हुआ है और ये कहा गया है, एड थर्ड जेंडर कैटेगरी फॉर सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट लेट्स ट्रांस पीपल इनहेरिट एग्रीकल्चरल लैंड से सेज अर्थात एनएचआरसी के बारे में कहा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब मानवाधिकार के बारे में आप जानते हैं कि मानवाधिकार जो आयोग है वह मानवाधिकार की दिशा में कार्य करता है। फिलहाल राज्यों को निर्देश दिया गया है, तो क्या कुछ बातें कही गई हैं उन बातों को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसमें एनएचआरसी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न सुझाव दिए हैं, ताकि उनका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में जो आप जानते हैं उससे अधिक और कुछ जानना जरूरी है। क्या कुछ जानना ज़रूरी है? दरअसल जो निर्देश दिया गया है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहा किसको जाता है। दरअसल जो एनएचआरसी है उसने ये कहा है कि इन निर्देशों को, जो निर्देश उसके द्वारा दिया गया है, उन सभी निर्देशों को अक्षरशः लागू किया जाए और लागू करने के साथ-साथ ये भी कहा गया है कि 2 माह में इसकी प्रगति रिपोर्ट भी दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण नियम जो 2020 आया था, उसके तहत ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई थी और उसको स्थापित करने के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है ट्रांसजेंडरों द्वारा जो सामना की जाती हैं, अर्थात जो बहिष्कार या भेदभाव का सामना वो करते हैं, या चुनौतियों की बात करें तो कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को समझने से पहले या फिर जो निर्देश दिया गया है उसको समझने से पहले ये बात जान लेना जरूरी है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं कौन और उनके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति उनको कहा जाता है जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म के समय निर्धारित लिंग से उनका लिंग मेल नहीं खाता। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन होते हैं, तो वे ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म के समय निर्धारित लिंग से लिंग मेल नहीं खाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास जन्म के समय जो निर्धारित लिंग है उससे मेल नहीं खाता। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं, एक महिला पुरुष की तरह महसूस करती है या करता है, साथ ही एक पुरुष महिला की तरह महसूस करता है, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है।
सोसाइटी में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। आप उन नामों से परिचित हैं, तो उन नामों को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए। अब बात ये आती है कि ये कहाँ से आते हैं, तो पौराणिक कथाएँ जो हैं, उन कथाओं की माने तो महाभारत में ये बताया गया है कि जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के मध्य, तो पांडवों की जीत के लिए अर्जुन और उनकी जो पत्नी नाग कन्या थी, उनसे उत्पन्न एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अरावण। अरावण ने महाकाली, जिन्हें काली भी कहा जाता है, उन काली माता के सामने ये पेशकश किया कि मैं अपना शीश आपको चढ़ाना चाहता हूँ, ताकि पांडव जीत पाएँ। अब यहाँ पर बात ये आई कि ठीक है, ये बात तो सुनिश्चित है कि शीश चढ़ाना है, लेकिन वो चाहते थे कि ये कार्य करने से पहले वो जीवन का सुख भोगें। अर्थात उन्होंने कहा कि 1 दिन का मेरे पास समय है और मैं चाहता हूँ कि शादी कर लूँ और उसके बाद मैं मरूँ, मतलब शीश चढ़ाऊँ। कोई भी उस क्षेत्र में या उस समय कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई कि 1 दिन के लिए मैं इनसे शादी करूं फिर विधवा हो जाऊं। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया और उनकी उन जरूरतों को पूरा किया जो वो चाहते थे, अर्थात उनसे विवाह किया। तो जो अरावन है, अरावन से ही इनका जन्म माना जाता है, अर्थात ये कहते हैं कि अरावन हमारे पूर्वज हैं। साथ ही यह माता काली की भी पूजा करते हैं, उन्हें अपना आराध्य देवी मानते हैं। एक और कहानी प्रचलित है जिसे रामायण में आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस दौरान उनके साथ प्रजा भी जाने लगी थी। भगवान राम ने कहा कि यहाँ से आने के बाद, अर्थात वन में पहुंचने के बाद, अब आप लोगों की यात्रा यहाँ पर खत्म होती है, अर्थात आप लोग यहाँ से वापस लौट जाइए। तो उन्होंने ये कहा कि जितने स्त्री और पुरुष हैं वो अपने अपने घर को वापस लौट जाएं। ऐसी स्थिति में जो स्त्री और पुरुष थे वो तो वापस लौट गए, लेकिन जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे वहीं पर खड़े रह गए। भगवान राम ने पूछा कि आप लोग वापस क्यों नहीं गए, तब उन्होंने अपनी पहचान बताई। भगवान राम प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि जब बच्चे होंगे उस दौरान और जब शादी होगी उस दौरान आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो तब से ये बातें मानी जाती हैं। एक और कहानी प्रचलित है जिन्हें कहा जाता है भगवान शंकर, अर्थात शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, उन्हें भी ये अपना आराध्य देवता मानते हैं। तो इनसे संबंधित जो बातें हैं वो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है कि जो LGBTQIA+ समुदाय है, इसका मतलब क्या है। तो इन सभी बातों को एक एक करके, अर्थात जो अल्फाबेटिकली बताया गया है, उन सभी बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर एल का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब ये है कि जब एक महिला का इंटरेस्ट महिला में ही होता है, अर्थात जब हम शारीरिक की बात कर रहे हैं और भावनात्मक लगाव की बात कर रहे हैं, तब अगर महिला का शारीरिक और भावनात्मक लगाव किसी महिला के प्रति है तो उसे कहा जाता है कि वो महिला लेस्बियन है। जी की बात आती है, अर्थात LG। तो जी की बात जिन्हें गे कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वे पुरुष जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से किसी पुरुष से ही लगाव रखते हैं या लगाव महसूस करते हैं। LGB की बात आती है। बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। वे व्यक्ति जिन्हें महिलाएं और पुरुष दोनों ही पसंद हो, उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि वे व्यक्ति जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता, अर्थात जननांग और मस्तिष्क का विकास जन्म के समय निर्धारित लिंग के अनुसार मेल नहीं खा रहा है। साथ ही इसमें पुरुष की बात आती है, अर्थात पुरुष महिला की तरह या महिला पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, तो इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। अमूमन हम बोलचाल की भाषा में ट्रांसजेंडर शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यू का मतलब क्वीर होता है, QUEER। अब यहाँ पर बात आती है कि ये व्यक्ति कौन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पसंद को लेकर के, अर्थात महिला को पसंद करते हैं या पुरुष को पसंद करते हैं, इसमें वह अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन व्यक्ति पसंद है, अर्थात शारीरिक और भावनात्मक लगाव के लिए। जहां तक आई की बात आती है तो इंटरसेक्स इसका मतलब होता है, अर्थात एक ही व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है।
ए का मतलब है कि ऐसे असेक्सुअल कहा जाता है। असेक्सुअल का सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि यह किसी भी अर्थात शारीरिक लगाव को लेकर के किसी भी में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये इनकी कैटेगरी है अर्थात प्लस भी कहा गया है, प्लस समुदाय अर्थात आप ऐसे कहेंगे एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब इनकी इस प्रकृति की वजह से जो जैविक तरीके से निर्धारित है या आप ऐसे कहें अगर प्रकृति को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो जिन्होंने निर्धारित किया है। तो इनके सामने समस्याएं क्या होती हैं? अगर संवैधानिक रूप से बात करें तो 1994 में इनको अधिकार तो दे दिया गया कि ये व्यक्ति अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन पहचान पत्र बनवाने में समस्या आई। पहचान पत्र का मतलब ये है कि ये वोट दे सकते हैं। लेकिन वहां पर भी समस्या ये आई कि अपने आप को ये पुरुष बताएंगे या स्त्री बताएंगे। दो ही विकल्प थे, ट्रांसजेंडर का विकल्प नहीं था। समस्याएं वहां पर भी आई। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये आता है कि हमारे संविधान में भी जो अधिकार दिए गए हैं या तो पुरुष को दिए गए हैं या महिला को दिए गए हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? जो अधिकार होंगे वो नागरिकों के होंगे, और नागरिक अगर इन्हें माना ही नहीं जा रहा है तो फिर आप इनको अधिकार कैसे देंगे? हालांकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार इनको जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अन्य अधिकार हैं जरूर, लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद 14 है जिसमें समता के अधिकार की बात कही गई है, तो स्त्री और पुरुष समता की बात कही गई है। लेकिन जब ये न स्त्री हैं और न पुरुष हैं तो यहाँ समानता की बात आ ही कहाँ रही है? ये सब समस्याएं, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चर्चा होती रही हैं और लगातार इस पर डिबेट होता रहा है। अलग अलग न्यूज़पेपर में ये बातें देखेंगे। इसी आधार पर अब बात हुई कि इनके सामने समस्याएं क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था अर्थात इनको शिक्षा से भी बेदखल कर दिया जाता है, बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल अर्थात कोई व्यक्ति इन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं होता था। रोजगार में असमानता देखने को मिलती थी। अगर रोजगार कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिम्मत करके इन्हें दे भी रहा है, तो कार्यस्थल पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ भेदभाव किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार होता ही है कि अगर कोई माता-पिता ऐसा है जो उसकी संतान अगर ऐसी कैटेगरी में आता है, तो अगर वो रखना भी चाहें कि कुछ भी हो हमारा बच्चा है, तो भी सामाजिक बहिष्कार का सामना वहाँ पर करना पड़ता है। न केवल उस व्यक्ति को बल्कि माता-पिता को भी कि इनका बच्चा ऐसा है, तमाम तरह की समस्याएँ होती हैं। सामाजिक घृणा भी देखने को मिलती है, साथ ही कानूनी सुरक्षा का भी अभाव देखा जाता है। इन्हें कोई स्पेशल स्टेटस दिया नहीं गया है, तो कानूनी सुरक्षा की भी समस्या होती है। स्वास्थ्य देखभाल की बात करें तो स्वास्थ्य देखभाल तक इनकी सीमित ही पहुंच होती है, क्योंकि इनका जेंडर निर्धारित ही नहीं था। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इन सभी सामाजिक बहिष्कार, घृणा और जो रोजगार के साधन हैं, उन साधनों तक पहुंच नहीं होने की वजह से इनके अंदर अवसाद की समस्या होती है। कई बार हिंसक गतिविधियां भी देखी जाती हैं अपने अधिकारों को लेकर कि ये कहें तो किससे कहें। ये सब समस्याएं देखी जाती थी। अब काफ़ी हद तक स्थितियां सुधरी हैं। अगर आप ट्रेनों में देखेंगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से अन्य आबादी को परेशान भी करते हैं, और इनके सहारे कुछ और लोग भी हैं जो इनका नाम लेकर के और इनके अधिकारों का हनन करते हैं। साथ ही इनको बदनाम करने का भी काम करते हैं। ये समस्याएं इनके सामने देखी जाती है। अब इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2019 में एक विधेयक लाया गया, विधेयक पास भी हो गया। तो क्या कुछ बातें कही गईं और यहाँ पर अभी क्या कहा गया है, इसको लेकर के जो बातें होती हैं उन सभी बातों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का मामला आया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिया जाए और लैंगिक निर्णय लेने का भी अधिकार दिया जाए, अर्थात ये व्यक्ति खुद निर्धारित कर सकते हैं कि वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, या जो भी वो चाहें वो लिंग निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। इसी के साथ ही अब बात आई कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जो समता के अधिकार की बात करता है, यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव इससे रोका जाए, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा और नागरिक अधिकारों में समान अधिकार दिया जाए। ये भी कहा गया, आरक्षण की सिफारिश की गई कि नौकरियों में इन्हें और साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर भी इन्हें आरक्षण की व्यवस्था की जाए या इन्हें आरक्षण दी जाए।
यह भी कहा गया एनएचआरसी के सुझाव में जो अभी आया है कि मृत जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी कर्मचारी था और उसका बच्चा कोई ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में यह ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता उसकी होती है। ऐसी स्थिति में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी की जो ट्रांसजेंडर संतान है, उसके पेंशन पेंशन तो मिलता ही है, पेंशन और अन्य लाभों हेतु अविवाहित बेटी के रूप में इनको मान्यता दिया जाएगा, अर्थात मानना होगा कि यह उस व्यक्ति की अविवाहित बेटी है। साथ ही पैतृक कृषि भूमि में भी इनके उत्तराधिकार देने की बात हुई गई कि वहां पर भी देना है। वह जो बहुउद्देशीय पहचान पत्र की बात है, अर्थात ये भी कहा गया कि अलग-अलग जो सरकारी योजनाएं हैं या अन्य लाभ हैं, उन सभी लाभ से ये वंचित न हो जाएं या उन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी करने की भी बात हो गई है। साथ ही यह भी कहा गया है, जो एनएचआरसी का निर्देश आया है, ट्रांसजेंडर एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए और इस स्थापना के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत किया जाएगा। ट्रांसजेंडर के लिए ये भी कहा गया बच्चों के बारे में जागरूकता, अर्थात बच्चों को इनके बारे में जागरूकता दिया जाए और जागरूकता देने के लिए कहा गया कि इसके लिए आपको शैक्षणिक अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि इनके बारे में इनिशियली अर्थात शुरुआती समय में ही बच्चों को जानकारी मिल सके, इनके अधिकारों के बारे में वो समझ सके और उसके अनुसार व्यवहार कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर बात आती है कि ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल की स्थापना करने की बात हुई, ताकि जो अपराध इनके खिलाफ होते हैं उन मामलों की निगरानी की जा सके। और साथ ही यह भी कहा गया कि ये किसके अधीन होगा, तो राज्य जो पुलिस महानिदेशक हैं या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति होगा जो इसकी स्थापना में सहयोग करेगा और इसके तहत कार्य करेगा, और वो ये देखेगा कि यौन उत्पीड़न इनका जो होता है उससे संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों का ये समाधान करे। साथ ही नीति निर्माण के मुद्दे पर कहा गया कि उन मुद्दों को संबोधित किया जाए, इनसे संबंधित नीति निर्माण के बारे में। शैक्षणिक संस्थानों में जो हिंसा इनके खिलाफ होती है उसे कैसे रोका जाए, साथ ही जो भेदभाव और उत्पीड़न के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को देखें और उसका समाधान करें। जिला स्तरीय भेदभाव निवारक निरोधी सेल की स्थापना की जाएगी, ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये सारी बातें कही गई। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान में ये कहा गया कि निगरानी समिति की स्थापना की जाए और निगरानी समिति देखेगी कि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि वह भेदभाव तो नहीं कर रहा है, यौन शोषण की समस्याएं तो नहीं हो रही हैं, और यदि अगर हिंसा किया जा रहा है तो उन सभी मुद्दों का समाधान किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें वित्तीय सहायता की भी बात कही गई है कि उच्च शिक्षा के लिए इन्हें वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ताकि ये अपनी पढ़ाई भी अगर पढ़ाई करना चाहें तो पूरी कर सकें। इसके लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है मुफ्त जेंडर परिवर्तन, अर्थात अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने जेंडर को निर्धारित नहीं कर पा रहा है, अगर वो चाहता है कि वह स्त्री के रूप में अपना जीवन जिए और सर्जरी कराए, तो इसके लिए भी कहा गया है कि यहाँ परामर्श के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्था की गई है। परामर्श ले कि वो क्या करा सकता है या नहीं करा सकता है। कराने के साथ साथ एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना होगी और वो मेडिकल बोर्ड इन सभी कार्यों को देखेगा। जैसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मुफ्त सेवाओं हेतु अनुदान भी दिया जाएगा। अनुदान का मतलब ये है, आप दान ऐसे समझ सकते हैं, इनके इन कार्यों को पूरा करने के लिए। अगर वो जेंडर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इनके लिए ये सारी सुविधाएं देने की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। रोजगार हेतु पहचान श्रेणी की बात करें तो रोजगार के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय इन्हें क्या पहचान देनी होगी अपनी, तो थर्ड जेंडर के रूप में ये अपनी पहचान दे सकते हैं। जैसे विभिन्न सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं उसमें। साथ ही राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर प्रचार प्रसार की भी बात कही गई, ताकि इनकी पहचान भी सुनिश्चित की जाए। संगठनों में शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना की भी बात हुई, ताकि इनसे संबंधित जो मुद्दे आ रहे हैं उन सभी मुद्दों का सही समय पर निपटान किया जा सके। और उसमें ये कहा गया कि ये जो संगठनों में शिकायत निवारण कक्ष बनाया जाएगा
और वहाँ पर जो बोर्ड बनेगा उस बोर्ड में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो ट्रांसजेंडर हो, ताकि इनकी बातों को सुना जाए और इनका पक्ष लिया जा सके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सही निर्णय लिया जा सके। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे कई बार समस्याएं होती हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, तो इनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड शौचालय या सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय की तरह आप कह सकते हैं कि व्यवस्था करने की बात हुई कि ऐसा किया जा सकता है। अब बात आती है, ये तो समय रहा कि युवावस्था है और युवावस्था के दौरान ये सारे कार्य हो गए। वो व्यक्ति बूढ़ा भी होगा, तो बूढ़े व्यक्ति के लिए जो वृद्धा आश्रम है उसमें सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि इन व्यक्तियों को सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण की गतिविधियों की निगरानी भी की जाएगी। और अगर कोई कंपनी अपनी आय का कुछ प्रतिशत जो 2003 के तहत अर्थात कंपनी अधिनियम 2003 के तहत भारत ने अनिवार्य बनाया है कि वो सीएसआर करेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर वो चाहते हैं कि इनका कल्याण करें, तो उस कल्याण पर यदि ये खर्च करते हैं तो उनके व्यय को सीएसआर के व्यय के रूप में माना जाएगा। अपने आप में ये महत्वपूर्ण निर्णय है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को यह परिभाषित करता है, साथ ही साथ लिंग पहचान का अधिकार देता है, साथ ही पहचान पत्र जारी करने का भी अधिकार दिया गया है और ये कहा प्रावधान किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट पहचान पत्र जारी करेंगे और भेदभाव रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अब यह भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर भेदभाव, तो जो शैक्षणिक संस्थान हैं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में जो भेदभाव होता है उनके रोकने की बात इसमें की गई है। तो इससे संबंधित बातों को समझा। साथ ही साथ यहाँ पर बात आती है कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों बनाने का भी प्रावधान किया गया है, जैसे शिक्षा से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि इसकी जो अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री करेंगे। साथ ही अधिकारों की सुरक्षा के उपायों पर ये सलाह भी देंगे और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और उनका मूल्यांकन भी करेंगे। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थीं उन बातों को हम लोगों ने समझा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप सभी से ये ज़रूर कहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप लोगों तक क्लासेस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।